जिन लोगों को 1984 के सिख दंगे नहीं दिखे, जिन लोगों को 90 में कश्मीरी पंडित का दुख नहीं नजर आया, जिनको बंगाल में दुख नजर नहीं आया, केरल में दुख नजर नहीं आया, जितने ब्लास्ट यहाँ पे हुए भारत के अंदर, कभी बेंगलोर में, कभी कहीं, कभी महाराष्ट्र में, कभी मुंबई में, कभी कहीं, जिनको उन लोगों का दर्द, क्योंकि उसमें सिर्फ हिंदू नहीं मरा था, उसमें गरीब गरीब आदमी मरे थे, जिनको उनका दुख नजर नहीं आया ना सर, वो देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। और वो मरने से पहले ये सारी यातनाएं दी गई थी। तो जब 99 में उन्हें वापस नहीं लाया गया, लेकिन यही सेम सिचुएशन अभिनंदन के टाइम थी, जब अभिनंदन पकड़ा गया था और यहाँ सरकार ये थी, तो ये अभिनंदन को वापस ले आएंगे। तो हमें ये लगता है कि सरकार की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होगा और सरकार की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होना भी चाहिए। आपने भी तो वहां पे अधिकार किया है ना, शस्त्रों के दम पे। और आप भारत पे कर नहीं पाई, नहीं तो भारत पे भी आपका ही राज होता है। यहाँ तो पोरस थे, पोरस ने बचा लिया देश, पोरस ने सर देखो अभिनंदन जी को वापस लेके आए। कैप्टन सौरभ कालिया को 99 में कारगिल वॉर के बाद पूरा का पूरा उनको उनकी बॉडी के प्राइवेट पार्ट छिन भिन कर दिए गए, उनकी आंखें निकाल ली गई, उनके दांत निकाल लिए गए, उनके कान काट दिए गए, उनकी जीभ काट दी गई, और उनके प्राइवेट पार्ट से लेके उनके शरीर पे कम से कम 500 से ज्यादा इंजरीज थी, बर्न इंजरीज थी, सिगरेट बट्स के से उन्हें जलाया गया। ये सब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि ये सब चीजें जब हुई थी जब वो मरे नहीं थे, मरने से पहले ये सारी यातनाएं दी गई थी। तो जब 99 में उन्हें वापस नहीं लाया गया, लेकिन यही सेम सिचुएशन अभिनंदन के टाइम थी, जब अभिनंदन पकड़ा गया था और यहाँ सरकार ये थी, तो ये अभिनंदन को वापस ले आएंगे। तो हमें ये लगता है कि सरकार की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होगा और सरकार की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होना भी चाहिए। हाँ जी सर, मैं कोई किसी सरकार का हितैषी नहीं हूं, मैं सिर्फ सनातन के बारे में बोलता हूं और राष्ट्र हित में बोलता हूं, क्योंकि अगर आप पार्टी भक्त बनोगे तो आप सच नहीं बोल पाओगे। जी, आपने देखा होगा ये हर एक मुद्दे पे ऐसे खुल के बात करते हैं, एकदम एक्टिव रहते हैं। आप इतना जानकारी लाते से कहाँ से हैं आप? क्या आप जिस भी मुद्दे पे आप बोलते हैं पूरा एकदम अंदर की बात बोलते थे, तह तक जाते हैं आप? सर देखो, मेरे को कुछ लोग होते हैं जो फेमस होने के लिए काम करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपने काम से फेमस होते हैं। तो मुझे मेरे भाइयों का आशीर्वाद है, गौ माता का भक्त हूं मैं, 12 साल से ग्राउंड पे कार्यरत हूं, सोशल मीडिया पे 3 साल से मैं सनातन का प्रचार करता हूं। किसी से मैंने आज तक कोई किसी तरह से कोई एक सिंगल पैनी मैंने कभी आज तक किसी से नहीं लिया सर। पत्रकार महोदय, मैं सिर्फ अपना सब कुछ जो भी है, जो प्रचार है राष्ट्र हित में, मुझे ये लगता है कि मैं चीजों को, अगर मेरे पास समय है और ये मेरा पैशन भी है कि मैं अध्ययन करने का, तो अगर मैं ये पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि मैं सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा पाऊं, ताकि मानवता का कल्याण हो सके। और जो ये आपसी झगड़े हैं, जो व्यापारियों के झगड़े, जो सरकारों के झगड़े हैं, ये मानवता को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि एक आम आदमी का इनसे कोई संबंध नहीं है सर। आप ये देखिए कि समाज के अंदर आज की डेट में जितने भी लोग मर रहे हैं, वो सब के सब एक आम इंसान है, चाहे वो फिलिस्तीन के हो, चाहे वो इजराइल के हो। आप देखिए सर कि जितने भी हमास के लीडर्स हैं, उनको शरण कौन दे रहा है? कतर। उनको दोहा शरण दे रहा है। हिजबुल्ला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको शरण कौन दे रहा है? वो दोहा के अंदर, लेबनान के अंदर उनको शरण मिलती है। आप ये बताइए, कतर के बारे में आज ये बात करते हैं कि कतर बहुत ये है वो है, 25% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। मैं कतर के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा आपके न्यूज के माध्यम से। सर, कतर वो देश है जिसने MF हुसैन नाम का एक आदमी, जिसने हिंदू देवी देवताओं के अश्लील चित्र बनाए, हमारे देश के विरोध करने के बावजूद कतर ने अपने वहां पे उसको शरण दी। ना सिर्फ शरण दी, बल्कि उसको बंगला भी उपहार में दिया। जाकिर नाइक का हमारी सरकार ने, हमारे देश की सरकार ने ये कहा कि ये सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान में लड़वाता है और ये उल्टी सीधी बातें करता है, तो इसको वहां शरण ना दी जाए। लेकिन कतर ने उसको भी, भारत की सरकार के विरोध करने के बाद भी कतर में उसको वहां शरण मिली। तीसरा, कतर आज की डेट में आप अगर देखेंगे तो कतर के अंदर ये सर आधिकारिक आंकड़े हैं कि जो सबसे ज्यादा आतंकवाद को फाइनेंस करता है ना, 20 फाइनेंसर जो पूरे संसार में टेररिज्म को फंड करते हैं, उसमें उस सूची में कतर का नाम सबसे ऊपर आता है। और मैं और आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, कतर एक देश ऐसा है जिसके अंदर पूरा का पूरा काम जो चलता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता है, लेकिन नाम सिर्फ कतर का है। आप ये देखिए कि पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा एयरबेस कहां बना हुआ है? पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा एयरबेस कहां बना हुआ है? कतर के अंदर, जिसका नाम है अल उदैद एयरबेस। उस एयरबेस को बनाने का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का षड्यंत्र ये था कि वो उस एयरबेस को बना के वो ईरान पे नजर रख सके, क्योंकि ईरान और इराक की लड़ाई अमेरिका ने करवाई 1980 से लेकर 88 तक। इसलिए ईरान और इराक दोनों अमेरिका से नफरत करते हैं, क्योंकि दोनों की लड़ाई अमेरिका ने करवाई और अमेरिका ने दोनों को हथियार सप्लाई करे। सद्दाम हुसैन को पैसे देने वाले, हथियार देने वाला अमेरिका था, और उसके बाद फांसी पे लटकवाने वाला भी अमेरिका था। अफगानिस्तान को बर्बाद करने वाला भी अमेरिका था। पाकिस्तान को बर्बाद करने वाला भी अमेरिका था, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो हथियार बेच के हथियारों से चलती है उनकी हथियारों इकोनॉमी। से चलती है। और सर, कतर
कतर का मैंने आपको बता दिया। कतर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इवन कतर के जो 9/11 का हमारा जो हमला देश में हुआ था, उसकी जिम्मेदारी, उसमें जो खालिद शेख मोहम्मद जो एक्यूज था, उसको भी कतर से फंडिंग हुई थी। हमारे देश में जो नुपुर प्रकरण का मामला था, जिसके अंदर नुपुर शर्मा का जो मुद्दा हुआ, हमारे देश के अंदर जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उसके अंदर भी कतर की फंडिंग की बात सामने आई थी। उसके बाद कतर के अंदर से जो मुस्लिम ब्रदरहुड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिस्र के अंदर एक्टिव है, उसको फंड करने वाला भी कतर है। जो ISIS है, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया, उसको फंड करने वाला भी कतर है। और कतर कहां से फंड कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। नहीं तो अगर आप देखो, जो यूनाइटेड स्टेट्स मानव अधिकार की बात करता है, मानव कल्याण की बात करता है, उसी यूनाइटेड स्टेट्स का जो अल उदैद एयरबेस है, वो कतर में बना हुआ है, और दूसरी तरफ कतर ही ISIS को फंड कर रहा है, और अमेरिका उसको कुछ नहीं बोल रहा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अमेरिका की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, अमेरिका के अपने अपने प्रोपेगेंडा है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने का षड्यंत्र है। और अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो मानव कल्याण का सबसे ज्यादा नुकसान, जो मानवता का सबसे ज्यादा नुकसान उनको करता है। उनके लिए क्या मैसेज है जो कि भारत में ही रह के कतर जैसे लोग को समर्थन कर रहे हैं? भारत में रह के, सर वो अल्पज्ञानी है। अच्छा। अल्पज्ञानी है सर। देखो, जब आपको चीजों का ज्ञान नहीं होता ना, देखो मैं उनके बारे में बोलूंगा, वो मुझे गाली देंगे, मैं उनके बारे में कुछ बोलूंगा। देखो क्या होता है आपको, अब मेरी एक वीडियो बहुत अभी वायरल हो रखी है, जिसमें एक एक बंदा था, उसको मैंने समझाया, वो उसको पता नहीं था, बाद में मेरे को मिला, वो बोला भाई साहब मेरे से गलती हो गई, मैंने श्री राम के बारे में आपसे आज पहली बार ये सारी बातें सुनी, तो मुझे ये बातें नहीं पता थी, तो मैं माफी चाहूंगा। उसने मेरे से माफी मांगी बाद में। तो देखो, जब तक आप किसी आदमी को, देखो कोई आदमी सच सुन के भी अगर नहीं मानता ना, तो वो आदमी खराब है। अभी जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो लोग विद्रोह कर रहे हैं, देखो जिन लोगों को 1984 के सिख दंगे नहीं दिखे, जिन लोगों को 90 में कश्मीरी पंडित का दुख नहीं नजर आया, जिनको बंगाल में दुख नजर नहीं आया, केरल में दुख नजर नहीं आया, जितने ब्लास्ट यहाँ पे हुए भारत के अंदर, कभी बेंगलोर में, कभी कहीं, कभी महाराष्ट्र में, कभी मुंबई में, कभी कहीं, जिनको, उन लोगों का दर्द, क्योंकि उसमें सिर्फ हिंदू नहीं मरा था, उसमें गरीब गरीब आदमी मरे थे, जिनको उनका दुख नजर नहीं आया ना सर, वो देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। और वो मेरे को अपने मुंह से कहने की बात जरूरी नहीं है, वो उनके विचार और उनकी टिप्पणियां बताती है कि उनका देश हित में कितना समर्थन है, और वो देश हित में कितनी बात करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा होगा, जय ये श्री राम। कोई भी मुद्दे पे बात करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बात करते एक हैं। दो चार पॉइंट और बताना, दो जी, चार जी। पॉइंट और बताना चाहूंगा जानकारी के लिए। पत्रकार महोदय, ये फिलिस्तीन की बात हो रही है, मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ। हमारे देश के अंदर ना, ये जो बाउंड्रीज बनाई है ना, ये भी इन व्यापारियों की देन है। भारत में मराठा एम्पायर था ना सर, मराठा एम्पायर था ना, इंडिया तो देश नहीं था, नाम तो नहीं था, एम्पायर से ना, एम्पायर से। फिर उसके बाद हमारे देश में कभी किंगडम्स भी हुआ करते, कि राजा कौन है, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप राजा हुए। अब आप यूं बताओ मेरे को, जब ये फिर किंगडम्स आए, उसके बाद ये कंट्रीज का आया, तो उससे पहले भी तो कुछ था। आज जो लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे फिलिस्तीन की भूमि है, फिलिस्तीन की भूमि है, कुछ हैं जो अपने वोट बैंक के चक्कर में, कुछ पैसे के धन के लालच में झूठ बोलते हैं। सर मेरे को किसी की लालसा नहीं है, वो लोग मैं राजनीतिक बढ़िया एजेंडा बना रहे हैं। गौ माता की आशीर्वाद से और बढ़िया कमाता हूँ, बढ़िया खाता हूँ। मेरे को मीडिया से कोई ऐसा वो नहीं कि मेरे को झूठ बोल के पैसे कमाए। देखो सर, फिलिस्तीन से पहले मैं आपको बता देता हूँ वहां पे क्या था। वहां पे फिलिस्तीन से पहले ब्रिटिश कॉलोनी थी, जानकारी के लिए बता देता हूँ। वहां ब्रिटेन का राज था। फिलिस्तीन, अगर वहां ब्रिटेन का राज था, तो वो फिलिस्तीन की भूमि कैसे हुई? ब्रिटेन के राज से पहले वहां 600 साल ओटोमन साम्राज्य रहा है। 600 साल ओटोमन साम्राज्य रहा, तो फिलिस्तीन की भूमि कैसे हो गई? 600 साल ओटोमन साम्राज्य से पहले वहां पे मिस्र, वहां ये बोला जाता था इजिप्शियन सिविलाइजेशन है। अब वो जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, तो फिर फिलिस्तीन कहाँ था? इजिप्शियन सिविलाइजेशन से पहले वहां पे बेबीलोन सिविलाइजेशन थी। जब वो बेबीलोन सिविलाइजेशन थी, तो फिलिस्तीन कहाँ था? बेबीलोन सिविलाइजेशन से पहले वहां पे एक अबयूद डायनेस्टी हुआ करती, वो थी। अगर वो डायनेस्टी थी, तो फिलिस्तीन कहाँ था? आप मुझे इन सब बातों की जानकारी दे दीजिए ना।